Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I warmly welcome you all to the Biophysics lecture series by Blackboard. इस लेक्चर सीरीज में हम लोग यूएचएस का करिकुलम फॉलो करेंगे और सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो आइदर यू आर फ्रॉम एलाइड हेल्थ साइंसेज, डीपीटी और नर्सिंग, ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। हम इसमें स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक से। इस वीडियो के कोई दो तीन पार्ट्स होंगे बिकॉज दिस इज अ लेंथी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। तो इसको हम बहुत ही स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से पढ़ेंगे। मीनवाइल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, सो फर्स्ट थिंग इज थर्मोडायनामिक्स होती क्या है। Therm means heat and dynamics means movement with the help of force। मतलब अगर आपको कोई फोर्स पुश कर रही है, उसकी वजह से जो भी मूवमेंट हो रही है दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स। ठीक है, एंड थर्म मीन्स हीट। तो थर्मोडायनामिक्स एक वास्ट ब्रांच है जिसमें हम इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। दैट इन्वॉल्व्स हीट, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क, टेम्परेचर, और एक बेसिकली हम एक सिस्टम को स्टडी करते हैं। सिस्टम क्या होता है वो हम आगे जाके देखते हैं। एक सिस्टम आप कह लो वो चीज जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब उसमें हीट किस तरह से ऐड हो रही है या फिर रिलीज हो रही है, किस तरह से वर्क डन हो रहा है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी एनर्जी चेंजेस क्या आ रहे हैं, उसमें किस किस्म की एनर्जी है, ये सारी चीजें हम थर्मोडायनामिक्स के अंडर स्टडी करते हैं एंड दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है जी। अच्छा, ये जो थर्मोडायनामिक्स है ये बेसिकली आपको मैक्रो रिएक्शंस के बारे में बताती है जो बड़े स्केल पे होते हैं। जैसे गैस सिलेंडर है, उसके अंदर क्या क्या कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं, या ह्यूमन बॉडी है वो कैसे रिएक्ट कर रही है, या हमारा जो यूनिवर्स है उसमें किस किस्म के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ये माइक्रो सिस्टम्स के लिए ये नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी नहीं करेंगे। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक स्टडी। Acha, before going to the original topic, we have to actually revise the basic terms. And number one of them is temperature. Temperature क्या होता है बेसिकली? टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी भी कहलाती है। अच्छा, ये आपको बताती है कि आप किसी भी चीज को अगर स्टडी कर रहे हो तो वो कोल्ड है, वो हॉट है, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी वार्मथ क्या है, ये सारी चीजें बताती है। जो टेम्परेचर है वो आपका काइनेटिक एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड होता है। अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो आपका टेम्परेचर भी उसी हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और जो टेम्परेचर है वो आपस में लिंक्ड है। ठीक है, एक चीज़ इंक्रीज है दूसरी भी इंक्रीज है, एक डिक्रीज है दूसरी भी डिक्रीज है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना, ये कॉन्सेप्ट आगे जाकर यूज होगा। हमारे पास मल्टीपल थर्मोमीटर्स होते हैं। एक वो थर्मोमीटर जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे फीवर हो जाए हमें तो हम उससे अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, जिसे हम मर्करीन ग्लास थर्मोमीटर कहते हैं। फिर हमारे पास एक आउटडोर थर्मोमीटर होता है जो कि पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में तो नहीं, लेकिन बाहर के ममालिक में जैसे टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है तो वहाँ पे आउटडोर थर्मोमीटर्स यूज होते हैं कॉमनली। ठीक है, टेम्परेचर क्या है आउटसाइड का। देन देयर इज कुकिंग थर्मोमीटर। लाइक अगर आप में से कोई बेकिंग करता है तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि मिल्क को या डिफरेंट चीज़ों को अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे ऐड करना होता है क्योंकि प्रोफेशनल बेकिंग करता है। तो कुकिंग थर्मोमीटर्स यूज होते हैं कि हमें पता लग जाए कि इस चीज़ का टेम्परेचर इस वक्त कितना है और हमने कितने टेम्परेचर पे इसको अपनी बाकी इंग्रेडिएंट्स में ऐड करना है। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास होगी बेसिक टर्म कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिकली तीन यूनिट्स होते हैं कॉल्ड सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। जो कॉमनली इनमें से यूज होता है दैट इज सेल्सियस। अच्छा, ये हम इन सब यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं बट फर्स्ट आई हैव टू टेल यू दीज टू टर्म्स, थर्मल कॉन्टैक्ट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल कॉन्टैक्ट क्या होता है? अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट्स हैं, जब वो आपस में टच होते हैं, ठीक है,
लाइक देर इज योर हैंड जिसका टेम्परेचर कुछ है, एंड देन देर इज योर फ्रेंड्स हैंड जिसका टेम्परेचर कुछ और है। व्हेन यू होल्ड योर फ्रेंड्स हैंड तो आप कुछ टाइम बाद आप दोनों के हाथ का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड थर्मल कॉन्टैक्ट। के दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे थे, बट व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट उनका टेम्परेचर सेम हो जाता है। ठीक है, मतलब जब वो इन कांटेक्ट आते हैं तो बेसिकली दैट कांटेक्ट इज कॉल्ड थर्मल कांटेक्ट। और जब उनका टेम्परेचर सेम हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं वो दोनों सेम टेम्परेचर पे, दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। ऑल राइट। अच्छा जी, so now we are talking about three units of temperature, or three scales of temperature called Celsius, Kelvin and Fahrenheit. This is very important. हर स्केल के आप कह लो कि तीन पोर्शंस होते हैं। नंबर वन इज द अपर पॉइंट, देन द लोअर पॉइंट, देन द एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पे जितने भी आप जिस भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करें उसके सब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बिल्कुल जीरो की तरफ आ जाती है। ठीक है, वेरी मिनिमम। तो वो बेसिकली एब्सोल्यूट जीरो का पॉइंट होता है। इस टेम्परेचर पे एनर्जी आप कह लोगे एक्सट्रीमली मिनिमल होगी, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगी। ठीक है, देन देर इज अपर पॉइंट। जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अपर पॉइंट ऑफ सेल्सियस स्केल इज 100, लोअर पॉइंट इज जीरो। इसी तरह से ही बाकी जो है वो टेम्परेचर स्केल्स के भी इसी तरह से होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने जो है इस तरह से कैलकुलेट करके देखना है। मैं आगे आप लोगों को फॉर्मूलाज बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग कि अगर यहाँ पे जीरो है तो इधर क्या होगा, इधर क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने लास्ट में इसको करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, इसी तरह से एब्सोल्यूट जीरो जो है वो सेल्सियस में -273 है, केल्विन में जीरो है, एंड देयर इज -460। ये किस तरह से कन्वर्ट हुआ है ये सारा हम अभी आगे फॉर्मूलाज में देखते हैं। वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर इज सेल्सियस में अगर 1 यूनिट चेंज आएगा तो केल्विन में भी 1 यूनिट चेंज आएगा, और फ़ारेनहाइट में 1.8 यूनिट्स चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब सेम टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बट यहाँ पे 18 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस, 10 केल्विन एंड 18 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चेंज होगा। तो ये है। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, यहाँ पे जीरो जो है ये गलती से मेंशन हो गया है, इसकी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। आगे हम अभी कन्वर्जन फॉर्मूलाज देख रहे हैं। अच्छा जी, ये देखें, अगर आपके पास सेल्सियस की वैल्यू गिवन हो और आपने फ़ारेनहाइट निकालना हो, उसमें टेम्परेचर निकालना हो, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 9/5 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इन सेल्सियस दैट विल बी गिवन। उस ये आप फाइंड आउट करके ये वाली वैल्यू इसमें आप ऐड कर देंगे 32। ठीक है, सिर्फ 32 ऐड कर देंगे, ये आगे जस्ट यूनिट मेंशन है फ़ारेनहाइट में। तो 9/5 सेल्सियस की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 थी, तो 9/5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 32। ठीक है, तो ये आपका फ़ारेनहाइट में आपकी वैल्यू निकल आएगी। लेकिन अगर आपने सेल्सियस में फाइंड आउट करनी है और आपके पास फ़ारेनहाइट में है, तो फॉर्मूला तो एग्जैक्टली यही होगा, लाइक ये 9/5 से इधर जाके 5/9 हो जाएगा, एंड माइनस प्लस 32 इधर जाके -32 हो जाएगा। लेकिन जरा सा फर्क इस तरह से आएगा कि पहले आपने फ़ारेनहाइट में से 32 को माइनस करना है। ठीक है, देन आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको आपने 5/9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास अगर केल्विन की वैल्यू है तो आपने सेल्सियस को किस तरह से फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास वैल्यू है 10 केल्विन, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10 -273.15। आपके पास जो आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसका ऑपोजिट करना है तो सेम उसी तरह से होगा, ये -273 जाके जस्ट इस तरफ जाके प्लस बन जाएगा। तो सेल्सियस में आप वैल्यू लिखोगे फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा। इस तरह से आपने यहाँ पे आपके पास सेल्सियस की वैल्यू गिवन है जीरो। ठीक है, आपने केल्विन का लोअर पॉइंट फाइंड आउट करना है यूजिंग दैट फॉर्मूला, और आपने फ़ारेनहाइट का जो है ना वो फाइंड आउट करना है लोअर पॉइंट यूजिंग दैट फॉर्मूला।
इसके अलावा आप अपनी प्रैक्टिस के लिए और भी कर सकते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, राइट, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो आप उसको केल्विन में और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। देन आप ये कर सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो आप उसको केल्विन और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। और इस तरह के एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये टेम्परेचर, आपको एक टेम्परेचर गिवन है, वो केल्विन में कितना होगा और वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ओके, सो अनदर जनरल टर्म इज वर्क। वर्क बेसिकली क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसको किसी फोर्स ने पुश किया है और उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट ने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब वो डिस्प्लेस हुआ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने ड्यू टू दैट फोर्स। तो उस एनर्जी को बेसिकली, वो एनर्जी जो उस फोर्स की वजह से आपके ऑब्जेक्ट में आई है और आपका ऑब्जेक्ट मूव किया है, दैट एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड वर्क। ठीक है। अब वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट खुद भी कर सकता है और ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जा भी सकता है। एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर ऑब्जेक्ट खुद वर्क करेगा तो दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट को वर्क करना बहुत ज्यादा पसंद है, खुद काम करना बहुत पसंद है। सो अगर वो खुद काम करेगा तो इट्स पॉजिटिव साइन। और अगर वो खुद काम नहीं करेगा, मतलब वर्क डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट और ऑन दैट सिस्टम होगा, तो दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। वर्क के हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं, आप लोगों ने पहले जाउल पढ़ा होगा, कैलोरी पढ़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो एटमॉस्फेयर इंटू लीटर भी है, ठीक है, कैलोरी भी है, जाउल भी है। और ये सारे हमारे पास काफी सारे इसके यूनिट्स हैं। वर्क का जो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज W = P∆V। ठीक है, P यानी कि प्रेशर जो है वो आपका चेंज नहीं यहाँ पे हो रहा, जो आपका चेंज हो रही है टर्म, दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, जब आप वर्क डन करते हो किसी भी सिस्टम पे, ऑब्जेक्ट पे, तो उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर डेल्टा मीन्स चेंज, तो डेल्टा हमने V के साथ लगाया, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। ओके, सो Q क्या है? Q बेसिकली इज द फॉर्म ऑफ हीट दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। ठीक है, अब इसके साइन की अगर हम बात करें, जैसे हमने वर्क के साइन की बात की थी, तो Q जो है वो अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब ऐड हो रही है, एंड प्लस रिप्रेजेंट्स एडिशन, राइट। तो अगर हीट ऐड हो रही है तो Q होगा पॉजिटिव, और अगर हीट रिलीज हो रही है, माइनस हो रही है, तो उसका साइन होगा नेगेटिव, माइनस में। इंटरनल एनर्जी या फिर हिडन एनर्जी क्या होती है? बेसिकली इंटरनल एनर्जी आपकी कि जिस भी सिस्टम को, जिस भी ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो, उसमें वो सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का एक सम निकाल के कहा जाता है कि ये इंटरनल एनर्जी है। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होगी जो मूवमेंट में यूज हो रही होती है। फिर आपके उस ऑब्जेक्ट में, उस सिस्टम में ये जितने भी केमिकल बॉन्ड्स होंगे, जैसे आप एक गैस सिलेंडर को स्टडी कर रहे हो, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स के आपस में जितने भी बॉन्ड्स होंगे, उन सब चीजों को, उन एनर्जी को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये सब एनर्जीज मिल के आपकी इंटरनल एनर्जी या फिर हिडन एनर्जी बनाते हैं। और इसका जो साइन होता है, दैट इज E और U। ठीक है, U से कॉमनली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और आप 100% कंफर्म इंटरनल एनर्जी कभी भी नहीं बता सकते, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट कि आपके सिस्टम में एक स्पेसिफिक टाइम पे कितनी एनर्जी कौन सी है, मतलब किस वक्त काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, केमिकल बॉन्ड्स की एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट 100% एक्यूरेट इंटरनल एनर्जी। फिर इसके अलावा ये कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी है, बेसिकली अगर आप एक आइडियल गैस की बात करो, यानी कि वो गैस जो सारे रूल्स को फॉलो करती है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम बहुत मिनिमम होता है, जो आपस में कोलिजन नहीं कर रहे होते गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो उस तरह की गैस मॉलिक्यूल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ही ऑलमोस्ट इंटरनल एनर्जी बना रही होती है, बाकी कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब इतनी नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी ही मैक्सिमम होती है। तो वही जो है ना वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाती है। ठीक है, सो दिस वाज द इंटरनल एनर्जी। अगर हम इन साइंस को समराइज करें, तो क्यू अगर ऐड होगा तो पॉजिटिव, यानी हीट अगर ऐड होगी, हीट रिमूव होगी तो नेगेटिव।
वर्क सिस्टम खुद करेगा तो पॉजिटिव, बिकॉज इट लव्स टू डू वर्क। अगर सिस्टम पे वर्क होगा तो इट विल बी नेगेटिव। अगर आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी तो इट विल बी पॉजिटिव, अगर डिक्रीज होगी तो इट विल बी नेगेटिव। ओके, सो फाइनली हमारे पास सिस्टम की डेफिनेशन आ चुकी है। यानी वो ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज जिसकी हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम उसकी हीट, एनर्जी, वर्क, टेम्परेचर, इन सब चीजों को स्टडी कर रहे हैं, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम। ठीक है। और उस सिस्टम के बाहर जितनी भी चीजें होंगी दैट विल बी सराउंडिंग्स। और उस सिस्टम और सराउंडिंग को जो वॉल या जो बाउंड्री सेपरेट कर रही होगी दैट विल बी कॉल्ड सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, मतलब ये जैसे एक गैस सिलेंडर है, ठीक है, ये जो सिलेंडर की बाउंड्री है दिस विल बी सिस्टम बाउंड्री। गैस सिलेंडर विल बी द सिस्टम, और बाहर की जितनी भी चीजें हैं दैट विल बी सराउंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी अ कैट, जो कि बहुत ही गौर से ऑब्जर्व कर रही है एक कैंडल को, एक बहुत बड़ा सा जो है वो एक लाइट जार आप कह लें। तो कैट विल बी सराउंडिंग्स। ठीक है, दिस जार विल बी सिस्टम, और ये जो इसकी प्रिंटेड बाउंड्री है दिस विल बी कॉल्ड सिस्टम बाउंड्री। ओके। अच्छा, अगर हम बात करें सिस्टम की टाइप्स की तो देयर इज ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम वो होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक खुले पॉट में पानी बॉईल करें, ठीक है, तो पानी के जो वेपर्स हैं वो भी बाहर आ रहे हैं, और उसकी वजह से आपका जो किचन है वो भी गर्म हो रहा है। तो मतलब मैस ट्रांसफर भी होगा और हीट ट्रांसफर भी होगी। ठीक है, तो वो सिस्टम जिसमें से मैस और हीट दोनों ट्रांसफर हों दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। तो फॉर एग्जाम्पल बॉइल्ड वाटर इन एन ओपन वेसल और ओपन फ्लास्क और समथिंग। अच्छा, अगर आप उसी तरह उसी पॉट के ऊपर कवर दे दें, ठीक है, उसको ढक दें, तो उसमें से मैस ट्रांसफर नहीं होगा, आप लाइक वेपर्स बाहर नहीं आ रहे पानी के, जस्ट आपका किचन गर्म होगा क्योंकि हीट जनरेट हो रही है। तो जिस टाइप ऑफ सिस्टम में से सिर्फ हीट जनरेट हो, मैस ट्रांसफर ना हो, दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। और वो सिस्टम जिसमें से आपकी हीट भी ट्रांसफर ना हो, मैस भी ट्रांसफर ना हो, दैट इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आपने पानी बॉईल कर लिया, आपने उस एक थर्मस बॉटल में डाला, ठीक है। अब वो थर्मस बॉटल बाहर से भी कूल है, ठीक है, ना तो वो हीट जनरेट कर रही है, हीट ट्रांसफर कर रही है, ना ही उस थर्मस बॉटल में से पानी के वेपर्स बाहर आ रहे हैं जब आपने उसे क्लोज कर दिया फॉर श्योर। ठीक है, तो बॉइल्ड वाटर इन अ थर्मो फ्लास्क ये एक एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम की। हमारा जो यूनिवर्स है वो भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं है, यूनिवर्स के अंदर सब कुछ है। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं, प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, सब कुछ इस यूनिवर्स के अंदर है। तो सारा हीट ट्रांसफर, मैस ट्रांसफर यूनिवर्स के अंदर हो रहा है। तो ऑन अ ब्रॉडर टर्म जो यूनिवर्स है उसके बाहर जब कुछ है ही नहीं, तो बाहर कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं हो सकती, ना मैस ना हीट। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जाम्पल में, यूनिवर्स भी आ जाएगा। इसी तरह से ही आपकी कुछ और एग्जाम्पल्स दिखी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दीज तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, नेक्स्ट इज आपकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस। मतलब मैस जितना भी चेंज हो, जितनी भी चीज ऐड हुई जाए, इट डज नॉट मैटर कि वो प्रॉपर्टी चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। उसको वाटर को एक छोटे से पॉट में बॉईल करो, या फिर आप उसे एक बहुत बड़े पॉट में बॉईल करो, दोनों वाटर्स का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब कि मैस ऐड होने से या मैस रिमूव होने से इस पे असर नहीं हुआ। दीज आर नॉन एडिटिव, मतलब एडिशन से ये प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, दे रिमेन यूनिफॉर्म, जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। इसी तरह से टेम्परेचर। ठीक है, जैसे अगर आपने बॉयल करके फौरन थोड़ा सा पानी एक ग्लास में डाल दिया,
और आपने जिस पॉट में पानी बॉईल किया था उसी में ही रहने दिया फौरन फौरन, ठीक है। आप उन दोनों का टेम्परेचर मेजर करोगे, सेम टेम्परेचर होगा 100। तो टेम्परेचर भी जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। इसी तरह से लस्टर यानी कि चमक, डायमंड की, छोटा डायमंड है बड़ा डायमंड है, उसकी जो चमक है वो सेम ही होगी, ठीक है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। देन देयर आर सम प्रॉपर्टीज जो कि मास पे डिपेंड करती हैं, लाइक वॉल्यूम। अगर एक छोटी चीज है उसका वॉल्यूम छोटा कम होगा, एक बड़ी चीज है उसका वॉल्यूम बड़ा होगा। वेट, ठीक है, छोटी चीज है उसका वेट थोड़ा होगा, बड़ी चीज है उसका वेट ज्यादा होगा। तो ये चीज है। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग है कि आपका जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप अपने दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा जो कि मैथ पे डिपेंड करती हैं, अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की रेशियो लो तो वो इंटेंसिव बन जाती है। इट्स लाइक अ मैजिक। यू वांट नो हाउ? अच्छा, इस तरह से होता है कि ये देखें, मैथ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये हमारे पास थी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये देखें यहाँ पे मैथ और वॉल्यूम। अगर हम मैथ और वॉल्यूम का लें, इट बिकम्स डेंसिटी, ठीक है, जिसे आप रो से रिप्रेजेंट करते हो। तो डेंसिटी बिकम्स द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाउ इज इट इंटेंसिव प्रॉपर्टी? आप थोड़ा पानी, बेसिकली आप थोड़े पानी में कोई चीज फ्लोट करें या आप ज्यादा पानी में कोई चीज फ्लोट करें, जिस चीज की डेंसिटी उतनी है उसने या फ्लोट होना है या फिर उसने जो है वो उसमें डीपली चले जाना है। तो यानी कि जो डेंसिटी है वो बेसिकली आपकी उस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, मैथ पे डिपेंड नहीं करती कि आपकी चीज का साइज छोटा है या चीज का साइज बड़ा है। जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जितनी है वो उतनी ही रहेगी। तो दीज वर अदर टू डेफिनेशंस, ठीक है जी। अच्छा, सो नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन बेसिकली होता है कि आपकी वो टर्म्स होती हैं, वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि जस्ट आपके इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती हैं। कि लाइक पहले आपका टेम्परेचर 0 था, अब आपका टेम्परेचर 100 हो चुका है। इट डज नॉट मैटर कि वो टेम्परेचर 100 तक कैसे आया, या पहले आपका प्रेशर थोड़ा था अब प्रेशर ज्यादा हो गया। इट डज नॉट मैटर कि वो प्रेशर हाई कैसे हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम और इस कुछ और टर्म्स हैं जो हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारी भी चीजें इस स्टेट फंक्शन में आती हैं। देन देयर आर सम प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करती हैं कि वो फाइनल स्टेट तक कैसे पहुंची हैं, उनका पाथ क्या था। तो जो प्रॉपर्टीज पाथ पे डिपेंड करती हैं जैसे कि वर्क, लॉस ऑफ एनर्जी, हीट, ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड करती हैं कि ये इनिशियल टू फाइनल स्टेट कैसे पहुंची। तो इनको हम कहते हैं पाथ फंक्शंस। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन है और कौन सी पाथ फंक्शन है। Okay, so almost the last thing for this lecture is the reversible versus irreversible process. जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो आपको जो है आइडिया होगा कि वो प्रोसेस जो स्टार्ट हो रहा है, फिर एंड की तरफ जा रहा है और वापस स्टार्ट की तरफ आ रहा है, मतलब वो ऑलमोस्ट एक साइकिल में प्रोसेस चल रहा है जो कभी भी एंड नहीं होता, ठीक है, उसको एंड होने ही नहीं दिया जाता। एंड दिस इज एन आइडियल प्रोसेस, यानी कि जो आप थियोरेटिकली पढ़ोगे ये वो चीजें हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो हमें बहुत ही ज्यादा टाइम चाहिए होता है क्योंकि प्रोसेस कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं रहा। हम एंड के लिए जितना मर्जी इंतजार करें वो एंड कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट द प्रोसेस, ठीक है। और ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है जो कि हम सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ते हैं। ये कभी भी रियल लाइफ में या नेचुरली ये नहीं हो सकता, ठीक हो गया। अच्छा, और जो इरिवर्सिबल है वो एक रियल प्रोसेस है। इसके लिए फाइनाइट टाइम चाहिए होता है, मतलब काउंटेबल अमाउंट में हमें टाइम चाहिए होता है, लाइक 2 घंटे 3 घंटे जितने में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज कुक करनी है, ठीक है, तो आप जो है वो वेजिटेबल्स कट करोगे, देन उसको कुक करोगे और उसके बाद फाइनल आपके पास एंड रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको पता होगा कि ये वाली डिश 2 घंटों में बनती है, ये वाली डिश आधे घंटे में बन जाती है। तो इस वो प्रोसेस जो कि नेचुरल है, जो हो रहा है हमारी डेली लाइफ में, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और इसके लिए फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए होती है क्योंकि इस हमें जो है वो इसको कंप्लीशन की तरफ ले जाना होता है। जबकि जो रिवर्सिबल है उसने कंप्लीशन की तरफ नहीं जाना होता, ठीक है, जैसे अपने साइकिल में ही घूमी जाना होता है। तो उसके लिए जो फोर्स है वो हमें स्मॉल चाहिए होती है, कम अमाउंट में चाहिए होती है, लेकिन जो बेसिकली टाइम है वो हमें काफी ज्यादा चाहिए होता है, इनफाइनाइट अमाउंट में चाहिए होता है।
जैसे कि ये आप देखें, ये एक इनिशियल प्रोसेस है, ठीक है, ये एक पिस्टन था। तो बेसिकली जो है वो पिस्टन नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। तो मतलब इस तरह से आपका ये प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। इनिशियल प्रोसेस है, उससे एक फाइनल स्टेट आई, देन दोबारा से वो प्रोसेस रीस्टोर हो रहा है, ये रिवर्सिबल था। देन कमिंग टू द इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये देखेंगे आपकी जो है बेसिकली आइस एक साइड पे पड़ी थी बीकर में, दूसरी साइड पे आपका स्टोन था, ठीक है। तो जब आपकी आइस मेल्ट हुई, तो क्या हुआ कि बेसिकली आपका जो स्टोन था वो वाटर में डिप हो गया। अब अगर ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस था, ये रिवर्स नहीं हो सकता। अगर आप कहें कि हम इसको फ्रीज कर देंगे, ये दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हो तो जाएगी, लेकिन ये वाली शेप कभी वापस नहीं आएगी। कि अगर आप इसको फ्रीज करें तो आपका स्टोन एक साइड पे और आइस एक साइड पे हो जाएगी, नो, नेवर। ठीक है, ये इसी तरह से ही जो है वो फ्रीज हो जाएगा और स्टोन इसका पार्ट बन जाएगा। तो इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं इरिवर्सिबल, जो अपनी फाइनल जो अपनी इनिशियल स्टेट में कभी ना वापस आ सके। ठीक है, तो ये हमारा था इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, सो दिस वाज योर पार्ट 1 ऑफ लेक्चर 1 ऑफ थर्मोडायनामिक्स टॉपिक। अगर यहाँ तक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है कहीं पे भी तो आप वो भी पूछ सकते हैं। And if you like the video, if you found this helpful, kindly like this video and subscribe my channel. Thank you.